तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इनर्शिया एंड मास के बारे में। आज उसके आगे स्टार्ट करना चाहेंगे। तो पिछली क्लास में ये फाइनली डिस्कशन हो चुका था स्टूडेंट कि हैवी ऑब्जेक्ट की पास इनर्शिया जो होती है वो लाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। हमने एक एग्जांपल भी लिया था, हमने बोला था कि हमारे पास बिग टेबल है ना, कोई बड़ा सा टेबल है, ठीक स्टूडेंट, और इनके साथ साथ कोई एक स्मॉल टेबल था, छोटा टेबल था, ठीक। हमने उन दोनों पे फोर्स अप्लाई किया था। फोर्स अप्लाई करके ये हमने बताया था वहाँ पे कि इस ऑब्जेक्ट यानी जो बड़ा वाला टेबल है उसको डिस्प्लेस करने के लिए या उसके पोजीशन में चेंज लाने के लिए हमें इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मास इसके इस कंपैरिजन में ज़्यादा है। यूँ कह लीजिए इनर्शिया इसके पास ज़्यादा है। तो एक फाइनली रिजल्ट लिखा गया था, ये लिखा गया था कि हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है स्टूडेंट, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया, है ना, हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। कंफर्म हुई बात, यानी कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अभी इस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम फोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमने पिछले क्लास में कुछ फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन करके बताया भी था आपको कुछ डायग्राम से। तो आज भी कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, डायग्राम बनाया जाएगा वहाँ पे, और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग मीन्स जरा एक्सप्लेन ओपनली देखेंगे उसको, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते हैं उन चीज़ों को जो हम आगे समझना चाहते हैं। तो चलिए, जैसे इसमें हम एक स्टूडेंट बात करें, मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है ना, ऐसे ये ब्लॉक है हमारा, ये m मास का ब्लॉक है। हमारा m क्या है, मतलब कि m1 ही कह दो, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है m2 मास का, ठीक है। m1 m2 मास का ब्लॉक रखा है। ये जो सरफेस है हमारा क्या है, रफ है, ओके स्टूडेंट। अभी बात करेंगे सरफेस रफ या स्मूथ, यानी कि जैसे ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, है ना। आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि चिकने सरफेस होते हैं जो कि स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ रफ सरफेस लिया है, चिकना नहीं लिया गया है। रफ का मतलब उसमें कुछ रफनेस है ना। तो अब भाई क्या कि इस पे हमें अब एज इट इज रखा हुआ नहीं कर देते, के ऊपर एक ब्लॉक्स रखे होते हैं। तो ऐसे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं m1 m2 मास के। इन पे देखना है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो जरा सा इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं कि इन पे भी कैसे टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर देखिए मैं क्या करूँगा, फोर्स चूंकि इन दोनों ब्लॉक पे कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ सरफेस भी इन पे फोर्स अप्लाई करेगा जिस सरफेस पे ये रखे हैं। तो इन सभी फोर्सेस को देखने के लिए हमको इनको सेपरेट करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, ठीक है, जिसको हम पिछली क्लास में बताया है कि जब हम फोर्सेस को सेपरेटली देखेंगे तो उसके लिए हमें एफबीडी बनाना पड़ता है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए बनाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो m2 मास का ब्लॉक है, ठीक है, m2 मास का ब्लॉक है, और यहाँ पे एक m1 मास का ब्लॉक है, ओके स्टूडेंट, और ये हमारा सरफेस है, जो भी था हमारा सरफेस। देखिए सरफेस के टच में m1 वाला ब्लॉक है और m1 के टच में कौन सा है ब्लॉक, m2, यानी देखा जाए तो m2 सरफेस के टच में नहीं है, तो सरफेस से फोर्स अप्लाई कर पाएगा जो इसके टच में है, यानी कि ब्लॉक m1 पर है, ठीक है। और ब्लॉक m1 सरफेस पर भी टच फोर्स लगा सकता है और m2 पर भी फोर्स लगा सकता है। कहने का ये मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जो रहता है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो अब चूंकि इसके नीचे अर्थ इसको खींचेगी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी m1 ब्लॉक पे, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि वेट है, ये वेट किसका है, वेट को W से बोलते हैं स्टूडेंट, वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। W का मतलब m1 मास का वेट है, W का m2 का मतलब मास m2 का वेट है। तो इस पे वेट W1 नीचे लगेगा, मास जो m2 है उस पे वेट W2 नीचे लगेगा। ये तो कॉमन सा एक्सपीरियंस है, इसे तो नहीं क्लियर करना पड़ेगा। चलो अच्छा, चूंकि ग्राउंड के टच में m1 वाला ब्लॉक था तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल, जिसको हम नाम दे देते हैं n1। कौन अप्लाई कर रहा है, ये ग्राउंड अप्लाई करेगा इसके ऊपर नॉर्मल n1। क्योंकि ग्राउंड ने इस पे नॉर्मल n1 अप्लाई किया है, बात समझ में आ रही है,
तो ये ब्लॉक M2 भी ग्राउंड पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, वो भी कितना ही लगाएगा, N1 के बराबर लगाएगा। आपको पता है अभी हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा कि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स को एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स एक उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है। तो इस M1 पे N1 इस सरफेस ने अप्लाई किया है एक्शन फोर्स, ठीक है, तो ये भी रिएक्शन के एवज में क्या करेगा, N1 फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करेगा। अब M1 क्या करेगा, इस M2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि होगा, मान लेते हैं हम N2 है ना, ये किसकी वजह से है, बाई M1, और ये N1 किसकी वजह से है, बाई सरफेस, ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बाई सरफेस। ये N1 जो फोर्स है सरफेस की वजह से है, और ये जो N2 है वो किसने लगाया है, M1 ने किसने लगाया है, M2 पे। चूंकि M1 ने M2 पे एक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया M2, तो M2 भी इसके ऊपर एक एक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जो कि नीचे की तरफ रहेगा, और क्या रहेगा वो, N2। देखिए सारे इतने फोर्सेस क्लियर हुए, बस हमें यहाँ यही दिखाना था कि किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं अगर ब्लॉक्स या ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे हों या सरफेस के कांटेक्ट में रखे हों, तो इन तरीके से फोर्सेस लगते हैं। अभी इनका कैलकुलेशन हम नहीं करवा रहे हैं, हम कैलकुलेशन अभी इसको नहीं करेंगे, सिर्फ हम समझेंगे कि किस तरीके से फोर्सेस एक दूसरे पे अप्लाई हो रहे हैं। तो M1 पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फोर्सेस, अब मैं लिख रहा हूँ, फोर्सेस एक्ट्स ऑन ब्लॉक M1, क्योंकि जो हमने वहाँ बनाया है उसको अब मैं लिख रहा हूँ। ब्लॉक M1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है स्टूडेंट, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसको हम वेट बोल दे रहे हैं उसका, यानी कि W1, ठीक। सेकेंड फोर्स कौन लग रहा है, नॉर्मल फोर्स N1, नॉर्मल फोर्स N1 बाई द सरफेस, बात समझ आए स्टूडेंट, बाई द सरफेस। और थर्ड कौन लगा रहा है, एंड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल तो नहीं है एक्चुअली, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि N2 बाई M1, और कोई ऐसा फोर्स इस पे नहीं लग रहा, ठीक है, समझ में आएगी बात। तो M1 पे इतना लग रहा है। अब फोर्स एक्ट्स ऑन ब्लॉक M2 पे कौन कौन से लग रहे हैं, पहली बात तो वही वेट लग रहा है इसका, जो कि अर्थ इसको अप्लाई करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो क्या है W2 है, ठीक। सेकेंड फोर्स इस पे कौन सा लग रहा है, N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल एक्शन फोर्स है ना, सिंपल नॉर्मल फोर्स बोलेंगे स्टूडेंट, नॉर्मल फोर्स N2 बाई व्हाट, बाई M1। और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, M2 पे सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहे हैं, ब्लॉक M1 पे 3 फोर्स लग रहे हैं, ओके। और सरफेस पे तो खैर कोई नहीं, ये एक्शन फोर्स सरफेस लगा रहा है M1 पे, तो उसको रिएक्शन लगेगा ही। तो क्या इतनी बात समझ में आई, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, आप डेली लाइफ में देखते भी होंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पे उनको सेपरेट करके फोर्सेस देख सकते हैं कि किन किन अलग तरह के फोर्स किस किस चीज़ों पे अप्लाई हो रहे हैं। कैलकुलेशन नहीं करना है, अभी कैलकुलेशन रोके रहना इन फोर्सेस का एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए पैसे रेस कर रहा हूँ, यही अगर आप 3 ब्लॉक का सिस्टम ले लेंगे तो भी भाई वही काम करना पड़ेगा जो यहाँ पे हम लोगों ने कर रखा था, अब ये भी किया है मतलब, ठीक है। तो 3 ब्लॉक वाले पे, अच्छा ये तो था एक के ऊपर एक, मतलब कि वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर एक इस तरीके से ब्लॉक्स को रखना है ना, ये वर्टिकली था। अब जरा हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से टच में करा करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग का मेन, देखिए मेन पर्पज ये हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक्स कांटेक्ट में है, इसे सीख लिया जाए, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए एक अनदर सिचुएशन लेते हैं स्टूडेंट, जो ब्लॉक वर्टिकली मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रखे जा रहे थे, है ना, अब वे हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में है। लो M1 और M2 सरफेस अभी भी उसी तरीके से है, ठीक है। अब जरा किस तरह के फोर्सेस लगेंगे इसका भी जरा कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। मान लेते हैं स्टूडेंट कि हमने इस तरह से इसको एक फोर्स अप्लाई कर ही दिया है पहले से, इस पे इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया है, नहीं ऐसे करके एक फोर्स अप्लाई कर दिया है। अब फोर्स अप्लाई कर दिया है तो इन दोनों ब्लॉक सिस्टम को देखते हैं। देखिए क्या करेंगे,
वही काम करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे इनको, एफडी बनाएंगे इन दोनों का। ये है हमारा M1 और ये है हमारा M2। ब्लॉक M1 और M2 हो गया स्टूडेंट। अब देखिए, चूंकि ब्लॉक M1 पे पहले से एक फोर्स F लग रखा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है उसने अप्लाई किया है। अब चूंकि इस पे फोर्स लगाएंगे तो चूंकि ये जो ब्लॉक M1 और M2 के टच में है या उसके कांटेक्ट में है, तो इसके फोर्स का कुछ इफेक्ट इस पे भी दिखेगा। तो ये ब्लॉक M1 क्या करेगा, इस पे भी एक फोर्स अप्लाई कर देगा। तो मान लेते हैं इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो F1 लगा रहा है। F1 मतलब फोर्स जो कौन लगा रहा है, M1 फोर्स अप्लाइड बाई M1। चूंकि M1 पे इस फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट है वो फोर्स अप्लाई किया तो उसके लिए एक्शन फोर्स होगा। तो M1 भी इसके एवज में इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1, वो रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक, और ब्लॉक M2 पे मैं बार बार एक्शन रिएक्शन यहाँ ध्यान दिला रहा हूँ। अभी एक्शन रिएक्शन आप जानते भी होंगे इसलिए इसको बताया जा रहा है। स्टेटमेंट अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये वही है इसका स्टेटमेंट, हम वहाँ डिस्कस करेंगे अभी। तो M2 पे M1 ने फोर्स F1 लगाया तो M2 भी क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स के तौर पे इस पे F1 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। समझ में आ रही है? अब और कोई फोर्सेस लग रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फोर्सेस लग रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं एक फोर्सेस नेगलेक्ट अभी कर रहा हूँ, अभी बाद में उसकी बात करूँगा। जब सरफेस रफ होता है तो सरफेस और ब्लॉक के बीच में, मतलब जिस ग्राउंड मान लो जैसे मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों और इस ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, तो तुम लोग को पता ही होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल इतने टाइप के फोर्सेस पे लग रहे हैं, तो आई थिंक ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम इसमें है। तो फोर्सेस एक्ट्स ऑन ब्लॉक M1 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पहली बात। और हाँ, दूसरी चीज एक चीज और मिस हो गई, इस पे अभी भी W1 नीचे लगेगा वेट, और W2 क्या लगेगा, नीचे लगेगा। और जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा N1, और वो ये इस पे जो नॉर्मल फोर्स सरफेस वही लगाएगा, वो क्या लगाएगा, N2। देख रहे हैं? अब देखिए पिछले क्वेश्चन में देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, अभी मैं बता रहा हूँ वाला प्रॉब्लम, ठीक है। देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि ये जो मास M2 था वो ग्राउंड के टच में नहीं था। तो ग्राउंड के टच में नहीं था तो इसलिए वो ग्राउंड या वो सरफेस उस पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज M1 और M2 दोनों ग्राउंड के टच में है, तो ये ग्राउंड या सरफेस क्या करेगा, M1 पे भी नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा और N2 पे भी नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, तो फोर्सेस एक्ट्स ऑन ब्लॉक M1 क्या क्या है देख लो। F है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स किसी ने अप्लाई किया है उसके ऊपर, वो एक्शन फोर्स उसके ऊपर होगा। सेकेंड, उस पर फोर्स कौन कौन से लग रहा है ना, वो फोर्स जो लगा रहा है उसकी बात नहीं करना है, और कौन कौन सा उस पर लग रहा है, उसका वेट यानी कि W1 बाई द अर्थ या सिंपली बाई अर्थ। थर्ड कौन सा फोर्स स्टूडेंट लग रहा है, नॉर्मल फोर्स यानी कि N1 बाई द सरफेस इस पे N1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। वही बात कर लेते हैं जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पे, फोर्सेस एक्ट ऑन ब्लॉक M2 पे क्या क्या आई थिंक उतना ही होगा, हाँ, लेकिन इस पे कुछ अलग है। F1 है ना, ये कौन सा है, बाई द ब्लॉक M1 है ना। M1 जो एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो F1 है। सेकेंड कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, वही इसका वेट जो कि अर्थ की वजह से W2, और थर्ड इस पे है नॉर्मल फोर्स, ठीक है फ्रेंड, नॉर्मल फोर्स यानी कि N2 बाई द सरफेस। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया है ना। तो ब्लॉक कांटेक्ट में है तो भी वो एक दूसरे पे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हम उनको सेपरेट करके आपको दिखा दिया हमने, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप एक और एग्जांपल लेते हैं। पिछले क्लास में याद है हमने बॉल और स्ट्रिंग वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। बॉल हैंग कर रहा था स्ट्रिंग से, तो जरा उसे भी एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए अच्छा, अभी एक चीज़ और जान लेते हैं कि देखिए कभी कभी आप वो मतलब ये तो ठीक है ब्लॉक्स वगैरह थे, ये ब्लॉक तो आपस में टच में थे, ठीक है,
कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि ये ब्लॉक जो आपस में एग्जैक्टली कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उनको से दूर कर दिया जाता है और इनको किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है, रस्सी या रोप से समझ लीजिए, जो भी आप समझें, एक लाइट स्ट्रिंग, हल्की स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने लगते हैं। हम इसको अब समझेंगे किसी दूसरे एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक चर्च में होंगे तो या फिर उनको सेपरेट करके स्ट्रिंग से अगर वो इसको बंद करके चीज़ों को किया जाए तो फिर वही सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि वो एक गोल सी पुली होती है जिसको घिरनी नाम दिया जाता है ना, गोल सी होती है, उसके ऊपर रस्सी इस तरीके से पास की जाती है ना, तो वो रस्सी ऐसे पास की जाती है तो घिरनी भी क्या करती है, जैसे जैसे रस्सी नीचे जाती रहती है वो मूव करती रहती है, ठीक है। तो उसके कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लेते हैं, वहाँ पर भी कुछ फोर्सेस आते रहते हैं, है ना, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास एक कुछ इस तरीके से है ना, एक घिरनी है, पुली जिसको बोलते हैं जनरली, ये किसी से बंधी हुई है, ये हमारा क्या है, एक पुली है स्टूडेंट, ठीक है, पुली। अब पुली से हम एक रस्सी बांधे हैं और रस्सी बांधे के मतलब रस्सी ऐसे पास कराए, रस्सी ऐसे लटकेगी और यहाँ से एक ब्लॉक एम को हमने बांध रखा है, ठीक है। इसको समझिएगा, वो ब्लॉक उसी तरह से समझ लेंगे, ब्लॉक वाला सिस्टम भी ऐसे ही आप समझ जाएंगे, इसको ज़रा समझिए। तो चूंकि आप नहीं कई बार देखे हो यार, कुएं से लोग पानी निकालने के दौरान क्या करते हैं, कुएं को ऐसे जो भी सपोर्ट रहता है उस सपोर्ट के ऊपर एक गोल सी घेरनी घूमती है जिसको पुली नाम दिया जाता है, उसके ऊपर रस्सी ऐसे पास कराते हैं, रस्सी में से बाल्टी बांधते हैं, फिर एज एट इज छोड़ देते हैं। तो बाल्टी का चूंकि वेट है और तो उसको क्या करेगी, तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और बाल्टी सीधा पानी में जाकर के गिर जाती है, फिर आप उसको ऐसे खींच के आसानी से निकाल लेते हो। तो खैर ऐसा बहुत सारा काम एग्जाम्पल होगा। तो ये पुली वाला जरा देखते हैं इसमें क्या करना होता है। तो इसमें देखिए फोर्स अभी भी लग रहा है। अच्छा जरा देखो, पुली और ब्लॉक के बीच में डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं है या वो एक दूसरे को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग की मदद से, यानी इन दोनों को आज कनेक्ट कौन कर रहा है, बीच की एक कोई स्ट्रिंग, ठीक है। फिर भी अप्लाई करेंगे फोर्स एक दूसरे पर, समझ में आए बात। अभी इसके पहले सारे कॉन्टेक्ट में आपने देखा था ना, तो ठीक है, देखा था, ठीक है। वही अगर अच्छा इसके पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये जो मास M1 और M2 में कांटेक्ट में लिया था डायरेक्टली, उनको क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग से ऐसे बांध लेता है, ऐसे बोल देता है कि हमारा क्या है, एक रोप है या कुछ है, तो क्या फोर्सेस अप्लाई करते हुए करते हैं। अगर आप इसको इधर पुल करते हैं तो भी हम डायग्राम बना सकते हैं, या इधर से आप इसको पुश करते हैं तो भी फोर्सेस का डायरेक्शन हम लोग बनाए थे। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। यहाँ पे देखो, तो इसको थोड़ा अलग करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं कि इस पुली वाले सिस्टम को थोड़ा अलग करके इसके रस्सी के थोड़े पोर्शन को ऐसे छोड़ते हैं, है ना। और ये जो ब्लॉक M है, ठीक है, इसका भी रस्सी का पोर्शन यहाँ पे लगा हुआ है, बस ऐसा कुछ समय के लिए इनको अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आप जैसे ही अलग करेंगे, ये बताइए लगातार इस पे, इस ब्लॉक M पे W यानी कि वेट लग रहा है कि नहीं, हाँ वेट लग रहा है, लेकिन ये गिर इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली वाली स्ट्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है। अब देखिए, लेकिन थोड़े समय के लिए जैसे आप स्ट्रिंग से इसके अलग करोगे, ब्लॉक तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। तो कहीं ना कहीं जब तक ये कनेक्ट है किससे, स्ट्रिंग से, तो इसको रोकने, इसको गिरने से रोक रहा है कोई तो फोर्स, है ना। मतलब जब तक ये ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तब तक इसको कोई गिरने नहीं दे रहा है, कोई तो होगा ऐसा फोर्स जो इसको नहीं गिरने दे रहा है, वो है हमारा स्ट्रिंग का फोर्स, है ना। स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होता है, तनाव जिसको बोलते हैं जनरली, वो टेंशन इसको बैलेंस किया रहता है, गिरने से बचाया रखता है। तो क्या होता है, स्ट्रिंग इसको ऊपर एक टेंशन फोर्स लगाती है, टेंशन जिसको नाम फोर्स लगाती है, जिसको नाम टेंशन दिया जाता है T, और ये भी इसके ऊपर एक टेंशन T फोर्स अप्लाई करके बैलेंस रहती है। ऐसे स्ट्रिंग इसको खींचती रहती है और इसको गिरने से बचाती है। तो ये भी सिस्टम समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कोई और, देखिए फोर्सेस का पूरा डिस्कशन चल रहा है अभी तक। यहीं पे अगर आप बात कर लेते, ये पुली ऐसे ही रहती, ठीक है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देते किसी रिजिड वॉल से, इसको कनेक्ट करके वो कर दिए होते हैं स्थिर। तो देखो मान लो यहाँ पे आपका एक मास मान लो M2 हो गया था, इधर से मास मान लो आपका M1 हो गया था, ठीक है। ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब एक तरफ था, अब दोनों तरफ मासेस अलग अलग रख दिया। अच्छा मैं अलग अलग
ठीक है, अलग अलग रख दिया। अब क्या होगा, अब होगा क्या, सोचो जरा, कॉमन सी बात है यार। जो भारी वाला मास होगा वो नीचे की तरफ आएगा, जो हल्का वाला होगा वो ऊपर होगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये भी आप शायद आई थिंक समझ जाएंगे। यार कुछ करना थोड़े ना है इसमें। अगर मान लो डायग्राम अलग से तुम बनाओगे तो क्या करोगे, ये पुली एज इट इज था। अब चूंकि पुली पे एक तरफ टेंशन पहले लग रहा था, अब क्या होगा, अब इस पुली को दो दो ब्लॉक को संभालना है। दो ब्लॉक संभालने के लिए दोनों पे टेंशन अप्लाई करेगा। तो M1 पे अप्लाई करेगा T1 और M2 पे अप्लाई करेगा T2। और इसके अलावा ये जो M1 है भाई, ठीक है स्टूडेंट, M1 पे नीचे वेट लगेगा W1 और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा T1। या W1 तो हमेशा सब पे लगेगा ना, ये T1 क्यों लग रहा है, क्योंकि टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है इस पे एक टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही है रिएक्शन का वाला, और ये भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। वही आपके पास M2 ब्लॉक है, इसके नीचे डाउनवर्ड W2 ब्लॉक फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ T2 फोर्स लगेगा। ये पूरा डायग्राम है आपके सामने फोर्सेस वगैरह का। अब कौन किधर मूव करेगा देख लेते हैं। अगर M1 ज़्यादा बड़ा हुआ, M1 का मास M2 से बड़ा हुआ तो M1 नीचे आएगा और M2 ऊपर। और अगर M2 का मास M1 से बड़ा हुआ तो M1 डाउनवर्ड आने लगेगा और M1 क्या करेगा, अपवर्ड मोशन करेगा। चलिए ये सारी बात समझ में आ गई। तो फोर्सेस ऐसे ही होते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे अलग अलग तरह के, आप वहाँ ट्रीट करिएगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन करना जरूरी है हमारा उनके लिए, है ना, क्योंकि उसी चैप्टर को पढ़ना तो जरूरी है। तो हेडिंग है स्टूडेंट हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्सेस के बारे में जो करना था अभी, वैसे जितना हमने करा है उतना सफिशिएंट नहीं है, बहुत है इसके आगे, लेकिन फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग पर्पज से इतना काफ़ी है तो ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब इनका स्टेटमेंट क्या था पहले समझ लेंगे, फिर इसको लिखते हैं। देखिए न्यूटन सर के पहले और भी गैलीलियो और अरस्तु, मतलब बहुत, गैलीलियो से पहले भी अरस्तु एक साइंटिस्ट थे, फिर इसके बाद गैलीलियो, इन लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट दे रखे थे ऑब्जेक्ट्स बॉडी वगैरह के बारे में, कि रेस्ट में है तो क्या होगा, मोशन में होगा तो क्या होगा, या जो कुछ भी उनके स्टेटमेंट का हम डिस्कशन करते हैं अभी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ये एक्चुअली पूरी तरीके से इनर्शिया पे बेस्ड होता है। इनर्शिया बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या होती है इनर्शिया, किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है या टेंडेंसी होती है जिससे वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले किसी भी तरह के चेंज का अपोज करता है। वो चेंज हो सकता है उसके रेस्ट को मोशन में कराने वाला हो, चाहे मोशन में या मोशन को रेस्ट में लाने वाला हो। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले किसी भी तरह के चेंज का अपोज करता है, उसके इसी अपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं, इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनर्शिया पे बेस्ड होता है और इनर्शिया को डिफाइन भी करता है। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम ये कहेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, एक सिंपल भाषा में बोलना होगा तो ये बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपने अंदर किसी तरह का चेंज नहीं कर सकती। मीन्स एनीबॉडी कैन नॉट चेंज एनी टाइप ऑफ चेंज, एनीबॉडी कैन नॉट चेंज एनी टाइप ऑफ चेंज विद इन इटसेल्फ। अपने अंदर वो किसी भी तरह के चेंज का अपने आप चेंज नहीं कर सकती। अब अपने आप का मतलब कि अगर रेस्ट में पहले से है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी नहीं कि वो अपने आप मोशन करने लगे, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली मूव करता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर ऐसा नेचर आ जाएगा कि वो अपने से रुक जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट अपने आप अपने अंदर किसी तरह का चेंज नहीं कर सकता है। तो इसका स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, if an object remains, if an object in rest or moving position, ठीक है, then if an object in rest or moving position, then it will remains its original position, it will remain its original position, ठीक है स्टूडेंट, until an external force applied on it, until an
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सही बात है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, मान लो हमारा माउस का ब्लॉक है ना, माउस का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, जब तक आप बाहर से इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करोगे, फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, इसको नॉर्मल ऐसे जर्क नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तब तक ये क्या करेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, या इसके अलावा कोई इसकी जगह मोशन कर रहा होता तो हमेशा मोशन करता रहेगा। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यही मतलब है कि आप या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उसको कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। ठीक है, तो इसके लिए एक और बात लिखी जा सकती है। अच्छा बताइए, इसी कंक्लूजन निकल रहा है ना, सॉरी, इसी की कंक्लूजन निकल रहा है ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरह का चेंज अगर लाना है, मतलब रेस्ट से मोशन में करना है, मोशन से रेस्ट में लाना है उसको, तो हमें बाहर से ही कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो अपना रेस्ट वाला पोजीशन बनाए रखा है, ये उसको खुद से मेंटेन कर रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है, तो ये उसके अपने आप की कंट्रोल है, वो अपने आप खुद से अपने आप को रेस्ट में किए रखा है, लेकिन खुद से अपने आप को मोशन में नहीं कर सकता। वही अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, तो खुद से उसके अंदर कोई मूवमेंट है, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाएगा, इटसेल्फ अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है या फिर मूव कराना है तो हमें एक्सटर्नली कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या ये बात हम इसमें लिख सकते हैं कि एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एन एक्सटर्नल फोर्स is the cause which changes the original position of an object। कन्फर्म कहा जा सकता है। तो चलिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो अब जरा हम आगे बात करने वाले हैं एक नए टर्म के बारे में, जो है हमारा व्हाट, आई थिंक मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम की अब बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़िया है, देखते हैं क्या है मोमेंटम की खास बातें। आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट, मोमेंटम। ठीक है, देखिए अब चूंकि क्या है कि हम इनर्शिया, मास, फोर्स ये सब के बारे में जान चुके हैं, तो अब क्या करते हैं, मोमेंटम को जानते हैं। क्या है मोमेंटम? तो देखिए स्टूडेंट, क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डेफिनेटली, मतलब खैर अगर मूव करे चाहे ना करे, अगर रेस्ट में भी रहेगा तो भी उसके पास मास है, मास तो भाई हमेशा उसके पास रहेगा। ठीक है, लेकिन जब वो मूव करना शुरू करता है, जब वो रेस्ट से मूविंग पोजीशन में आता है, तो क्या होता है, उसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट के पास हमेशा वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो उसके पास मास तो पहले से ही है और वेलोसिटी भी होती है, तो एक नया टर्म उसके पास आ जाता है मोमेंटम, जो कि उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। खैर ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया जाता है हम लोग इसको, लेकिन अगर एक्सपीरियंस क्या करना है, फील करना है, तो उसको ऐसे फील कर सकते हैं कि मोमेंटम, यार जैसे किसी ऑब्जेक्ट के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब कि अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन हम बता रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम कहने का मतलब कि एक भारी ऑब्जेक्ट है, एक हल्का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे भारी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में थोड़ा तेजी से मूव करते हैं, थोड़ा वेलोसिटी उनकी ज़्यादा होती है। अगर बाय द वे रन कराया जाए एक मोटे आदमी को, है ना, और एक थोड़ा थीन मैन है, तो मोटे पतले आदमी को अगर रन कराया जाए, तो जो थीन आदमी होता है, पतला आदमी, वो मोटे वाले के कंपेरिजन में थोड़ा तेजी से रन कर पाता है, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन उसके कंपेरिजन में कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, उसमें भी एक कंडीशन होती है,
उनका मोमेंटम सेम रखा जाता है तब हम वो डिस्कस अभी आगे करेंगे। तो मोमेंटम को अगर डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट, द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by an object, possessed by an object, by an object is called momentum of the object, ठीक है स्टूडेंट, is called momentum of that object, momentum of that object, ठीक है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है तो वही क्वांटिटी ऑफ मोशन उसकी कहलाती है मोमेंटम। अब इसको एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि एग्जांपल ऐसे लेंगे कि a heavy block is kept on the carrier of a bicycle, on the carrier of a bicycle, ठीक है। बस इसको समझिएगा, एक हैवी ब्लॉक हम रख रहे हैं एंड सेकेंड केस में रख रहे हैं, सेकेंड केस में हम रखेंगे लाइटर कह सकते हैं, लाइटर ब्लॉक इज केप्ट ऑन द कैरियर ऑफ अ बाइसाइकिल, ठीक है। दो केस हैं, समझना है इसको कैसे। जब हम क्या करते हैं, साइकिल का जो पिछला पार्ट जिसको कैरियर बोला जाता है, देखा होगा, बैठे भी होंगे उस पर आप लोग, तो कैरियर पे जब आप भारी सामान रख के साइकिल को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, एक ग्रेटर फोर्स अप्लाई वहाँ पे करना पड़ता है। वहीं उसकी जगह आप कोई हल्के ऑब्जेक्ट को रख करके अगर आप साइकिल मूव करें तो आप बहुत मतलब नॉर्मली हल्का फोर्स या थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करके इजीली मूव कर पाओगे। तो वहाँ पे यार मोमेंटम देखेंगे वहाँ पे ना, जो चूंकि मास ज़्यादा है हैवी ब्लॉक के केस में, तो वहाँ पे आप देखेंगे मोमेंटम का अमाउंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बाईसाइकिल को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो मोमेंटम जब भी कहीं आएगा स्टूडेंट, वही लाइट वाले ऑब्जेक्ट को देख लेंगे तो उसमें कम फोर्स में हम आसानी से उसको मूव करा पा रहे होते हैं। तो मोमेंटम जहाँ कहीं भी आएगा तो आप वहाँ ये समझेंगे कि वेलोसिटी की भी ध्यान रखेंगे उस ऑब्जेक्ट का, और ये भी ध्यान रखेंगे कि वो भारी है या फिर हल्का। बात समझ में आ रही है? तो आगे अब इसमें हम इतनी चीज, चूंकि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैवी ब्लॉक वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उनमें चेंज लाना होगा तो हमें ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कंपेरिजन देन लाइटर ऑब्जेक्ट या लाइटर बॉडी के, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात लिखी जा सकती है, बहुत इजीली लिखी जा सकती है कि ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है स्टूडेंट, ग्रेटर फोर्स is required to move an object R to stop a moving object, then अच्छा required to stop moving a heavy object, ये जरूरी है डालना, then a lighter object, मतलब एक लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट स्टॉप रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मूव कराने के लिए, या वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक फास्ट मूविंग कार को और एक जो कम वेलोसिटी से मूव करिए बाईसाइकिल को, तो बाईसाइकिल को आप इजीली रोक सकते हैं अपने हैंड से, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। वहीं अगर एक फास्ट मूविंग कार होती है या बस वगैरह होती है तो हम उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे हम उतना फोर्स अप्लाई ही नहीं कर पाते, उनका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला, मोमेंटम क्या होता है उसे डिफाइन किया गया, और
हैवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमेशा लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा। और दूसरी चीज़, जितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट के पास, उतना ही आपको एक्स्ट्रा मतलब ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, ठीक है। या इसके अपोजिट समझे, जितना हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव कराने के लिए उतना ही आपको फोर्स उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी लाइटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हैवी ऑब्जेक्ट दोनों रखे हुए हैं, तो लाइटर ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव कराना है तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वही अगर आप उतनी फोर्स में आप उस हैवी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव कराना है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही फोर्स अगर आप लाइटर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दे तो मूव कर जाएगा। तो हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और हाई वेलोसिटी से आ रहे ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप करने के लिए इसमें कम वेलोसिटी से आ रहे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मोमेंटम समझ आ गया, ठीक है। अब मोमेंटम की यूनिट वगैरह देख लेते हैं और जरा फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे यूज करता हूँ और आगे देखते हैं। चलिए, ऊपर तो नहीं मिटाना चाहिए था, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट जनरली क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है स्टूडेंट, मास ऑफ द बॉडी इनटू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ओके, इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आप देखेंगे मोमेंटम को जनरली पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, या यूँ कहिए पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम का फॉर्मूला आपके सामने आया, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी देख लेते हैं, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम देख लीजिए। मोमेंटम की यूनिट के लिए क्या करेंगे, मास की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, क्योंकि मोमेंटम को पता नहीं तो क्या बताएंगे, किलोग्राम जो कि मास की होती है इंटू वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट आई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोमेंटम की यूनिट हुई, ठीक। और एक बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी इसके ठीक पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हैवी ऑब्जेक्ट वाले मास होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट वाले बॉडी होते हैं, ठीक है, उनको स्टॉप करने के लिए, मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वेलोसिटी हैवी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ये दो बात बताई हमने अभी, ठीक है। हम उसको चलते हैं मोमेंटम की हेल्प से देखते हैं, प्रूव करेंगे अभी उसको मोमेंटम की हेल्प से, दिखाएंगे आपको सामने। तो इसे इरेज करते हैं और जो स्टेटमेंट मैंने बोला है उसको हम मैथमेटिकली जरा प्रूव भी तो कर दें इसी फॉर्मूले की हेल्प से। समझ में आ गई बात? तो चलिए, और एक और बात स्टूडेंट, चूंकि ये वेक्टर है तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जा सकता है वेक्टर p इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर v, ठीक है। मास वेक्टर होता नहीं है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होगी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये तो पता ही है। तो चलिए, ये सारी चीजें नोट हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि जो हम इसके पहले भी एक्सप्लेन कर रहे थे उसे जरा करते हैं, उसे जरा बात कर लेते हैं कि क्या है, क्या वो सच में ऐसी बात है। तो मैथमेटिकली देखा जाएगा उसको प्रूव करके। तो आइए एक केस लेते हैं इसमें स्टूडेंट। let us consider mass of an heavy object, mass of an heavy object is capital M and लाइटर ऑब्जेक्ट इज, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट का मास है वो स्मॉल है, लाइटर ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम। यानी एक हैवी मास का ऑब्जेक्ट कैपिटल एम है, लाइटर ऑब्जेक्ट का मास क्या है स्टूडेंट, स्मॉल एम है। अच्छा, हमें क्या देखना है यहाँ पे, इनके मोमेंटम को चेक करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट, बोथ आर मूविंग, ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम
वेलोसिटी। ये हमने मान लिया कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका मास है ना कैपिटल एम है, लाइटर ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, और दोनों सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जो P1 आएगा यानी कि मोमेंटम ऑफ हैवी ब्लॉक, उसको हम नाम दे रहे हैं P1। क्या होगा स्टूडेंट, मास यानी कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी वेलोसिटी। अभी हमने मोमेंटम का फॉर्मूला ये पढ़ा, ठीक। वही मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ लाइटर ब्लॉक की बात करें, सिंपली लाइटर ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं। अगर आप लाइटर ब्लॉक के मोमेंटम की बात करें तो P2 हो जाएगा। इसके लिए मास हमने स्मॉल एम रखा और V क्या है, अभी भी V है। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो लेते हैं स्टूडेंट, P1 अपॉन P2 क्या आएगा, कैपिटल एम इंटू वी होल डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू वी। वी भी कैंसिल हो गया है यहाँ से। P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू आएगी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। और आपको पता है कि हैवी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हमेशा लाइटर ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात पता है, मालूम होना चाहिए। यानी कि हम ये जानते हैं, यहाँ से इधर आते हैं, हम ये जानते हैं कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। ये बात पता है कि नहीं, हमेशा हैवी ऑब्जेक्ट का मास जो लाइटर ऑब्जेक्ट के मास से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ से बताओ कैपिटल मास अगर स्मॉल से बड़ा है तो कैपिटल P1 किससे बड़ा हो जाएगा, P2 से बड़ा हो जाएगा, यानी P1 इज ग्रेटर देन P2। तो बताओ कंफर्म हुआ कि नहीं, हैवी ऑब्जेक्ट का मास, सॉरी हैवी ऑब्जेक्ट यानी कि भारी मास वाला ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेरिजन देन लाइट ऑब्जेक्ट के। देखिए मैंने प्रूव करके आपको दिखाया। P1 ग्रेटर देन P2 का मतलब P1 क्या माना था आपने, मोमेंटम ऑफ हैवी ब्लॉक, P2 क्या माना था, मोमेंटम ऑफ लाइटर ब्लॉक। तो क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ ना कि मोमेंटम ऑफ हैवी ब्लॉक इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ लाइटर ब्लॉक बिकॉज हैवी ब्लॉक हैज ग्रेटर मास कंपैरिजन देन लाइटर ब्लॉक। देख रहे हैं आपके सामने मैंने इसको प्रूव किया। ठीक है, चलिए ये तो उसका होगा कि जो भारी मास होगा उसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ से हम ओरली बहुत कुछ बोल रहे हैं। मान लीजिए एक कार है और एक ट्रक है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, सीधा बोलोगे ट्रक का होगा, क्योंकि ट्रक का मास कार की तुलना में क्या है, ज्यादा है। मान लो एक कार है और एक बाइसाइकिल है, तो किसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा, कार के पास होगा, क्योंकि कार का मास बाइसाइकिल से ज्यादा है। अगर कोई भाई इस चीज को नहीं मान रहा है या फिर किसी को प्रूफ करना है तो आप मैथमेटिकली उसको प्रूफ कर सकते हैं कि भाई देखो मोमेंटम का फॉर्मूला में जानते हैं, हम एज इट इज कुछ कंसीडर करते हैं और उसको प्रूफ करके दिखाएंगे हम लोग इस तरीके से। ठीक है, चलो ये तो उसका था। एक चीज और मैंने बताई थी कि लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा हैवी ऑब्जेक्ट से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम अभी भी स्टूडेंट पढ़े हैं हम लोगों ने, तो उसी के बेस पे चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं। चलिए वो भी जरा देख लेते हैं। तो एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें और उसे भी हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। चलिए क्या हम करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, ये कि वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, ठीक है स्टूडेंट, इज ग्रेटर देन हैवी ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन हैवी ऑब्जेक्ट। जरा देख लेते हैं। तो इसके लिए मानते हैं कि लेट अस कंसीडर, वही काम करेंगे स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर मास ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट, मास ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट स्मॉल m एंड हैवी ऑब्जेक्ट, और हैवी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो, एंड हैवी ऑब्जेक्ट का जो मास है इज कैपिटल है, मान लिया। ओके, और एंड वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट इज आई थिंक अगर कुछ भी मान लो v1 मान लो, एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज या हैवियर ऑब्जेक्ट इज, लाइटर इतना है तो हैवियर का कितना वेलोसिटी मान लेते हैं, v2। तो इस केस में हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप उसके मास को अलग मान रहे हैं, वेलोसिटी को अलग मान रहे हैं, तो आपको
मोमेंटम उनका सेम मानना पड़ेगा। ये उस केस में ये सही बात तब है जब बोथ हैव सेम मोमेंटम, बोथ हैव सेम मोमेंटम, इन दोनों के पास मोमेंटम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सेम है, तब ऐसा केस है। तो बताओ मोमेंटम ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्मॉल m इंटू v1, ओके यही होगा ना। और मोमेंटम ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, मोमेंटम ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, m इंटू v2, m v1 और m v2 हो गया। चूंकि इनके मोमेंटम बराबर है ना, इक्वल है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, m v1 इज इक्वल टू m नहीं होगा, हैवियर है तो कैपिटल m होगा, कैपिटल M इंटू v2, या कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इज इक्वल टू v1, ठीक है स्टूडेंट, कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m, ये v2 उधर भेजेंगे तो v1 अपॉन में v2, ये रिलेशन है। और आपको पता है यहाँ पे फिर एक बात हम यहाँ कहेंगे, आगे कह सकते हैं कि सिंस कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m से बड़ा है, तो यहाँ पे अगेन या हेंस v1 शुड बी ग्रेटर देन v2। क्या बात समझ में आ रही है, यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट का मास अगर बड़ा है तो वेलोसिटी, चूंकि ये न्यूमरेटर इधर से बड़ा है तो इधर का v1 भी बड़ा होगा, और v1 आपने क्या माना है, लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मानी है कि नहीं, देखिए यहाँ पे मानी होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज v1, यानी कि जब अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट सेम मोमेंटम के साथ मूव करते हैं तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो हैवियर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या रहती है, ग्रेटर रहती है या ज्यादा रहती है। तो क्या ये बात समझ में आई। तो एक और रिलेशन देख लेते हैं स्टूडेंट, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। ये दो चीजें हमने बताई थी कुछ पहले, उसे हमने प्रूव करके दिखाया भी। चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आता है, उस पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो देख लेते हैं उसको भी। ओके चलिए आइए, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो क्या रिलेशन है जरा वो भी देख लेते हैं, फिर कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो अभी अगर हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या होती है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एम इंटू वी देखा था, मोमेंटम देखा था एम इंटू वी, आई यू कहिए, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। चलिए इसको देखा था। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही होगा, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी है ना स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं जानते तो अभी आगे आएगा एनर्जी, आप उसको पढ़ेंगे, वो हाफ एम वी स्क्वायर। बस इतना जान लो कि जब कोई पार्टिकल क्या होता है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, मोशन के दौरान उसके पास एक एनर्जी आती है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी की वजह से जो उसके पास एनर्जी आ रही होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इसको शॉर्ट फॉर्म में चलिए लिख देते हैं हम, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यही मोमेंटम में रिलेशन निकालना है, तो P इज इक्वल टू एम वी होता है, यहाँ m इंटू वी स्क्वायर पड़ा हुआ है, हम अगर केवल v रहता तो हमारा काम बन जाता, ठीक है। चूंकि m v स्क्वायर है तो हम क्या करना चाहेंगे कि देखिए ये कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई स्मॉल m इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ से बताओ कि ये आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, पहले से था, ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m और m से, तो ये m इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, हाफ ये m के साथ 2 के साथ m चला जाएगा, 2m m मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, क्या बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/2 m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। चूंकि p इक्वल टू m इंटू वी है तो m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर वी स्क्वायर का p स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। k इक्वल टू लिखा जा सकता है p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब हम यहाँ से इधर आते हैं, देखिए हमने अभी भी निकाला p स्क्वायर, सॉरी k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, तो यहाँ से p स्क्वायर क्या आ जाएगा
2m इंटू के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, या p की वैल्यू एग्जैक्ट आप निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में यही रिलेशन होता है, p इक्वल टू अंडर रूट 2m के। समझेंगे, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं तो बहुत काम आता है इस चीज़ को देखना। तो चलिए स्टूडेंट, आज तक का डिस्कशन हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड मोमेंटम था, उससे रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी थी सो हम लोगों ने लिया और किया भी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अब हम वहाँ डिस्कस करेंगे बाकी के न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो बच्चे हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उन पे जो कुछ भी प्रैक्टिकल्स करने होंगे, ठीक है। यानी वो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट का वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल के लेक्चर शुरू किए जाएंगे, ठीक है।